हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको सेकंड ग्रेड एसएसटी का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया था, और इससे पहले मेरी 3 क्लासें आ चुकी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासें देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय। देखिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित हैं वो सेकंड ग्रेड के अंदर है। 3 क्वेश्चन आते हैं और 6 अंकों के होते हैं। ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषाएं, जो प्राचीन समय में जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े दिए गए वो हम देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में लगाया गया था। उसमें प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये और देश की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड विक्टिस रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और फील्डे सिराज के द्वारा 1911 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन है VKR राव द्वारा 1931 और 32 में किया गया था। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली का जनक कहते हैं। देखिए, सर्वप्रथम में भारत के अंदर राष्ट्रीय आय से संबंधित है वो आंकड़े दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। कब किए गए थे? 1868 में। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपये, और राष्ट्रीय आय 340 करोड़। और उसके बाद है वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध रूप से VKR राव द्वारा 1931-32 में बताई गई थी, और उन्हें जो वैज्ञानिक ढंग से बताई थी, इसी कारण उन्हें राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक कहते हैं। और उसके बाद है राष्ट्रीय आय समिति का गठन है वो 4 अगस्त 1949 में PC महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। और इस समिति के 2 अन्य जो सदस्य थे, एक गाडगिल थे और VKR राव इस समिति के जो सदस्य थे अन्य, और अध्यक्ष हैं वो PC महालनोबिस थे। आगे हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की जो आंकड़े हैं वो कौन प्रदर्शित करता है, कि जो 1951 के अंदर है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किया गया। और उसके बाद है NSO 1950 इस संगठन का गठन किया गया। सर्वप्रथम है NSO 1950 में संगठन किया गया था, और 1951 के अंदर है 2 मई 1951 के अंदर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। देखिए, वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो NSO द्वारा है तैयार किए जाते हैं, और इन दोनों संगठनों को मर्ज कर 23 मई 2019 को इस संगठन का गठन किया गया। और वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े वो NSO द्वारा किए जाते हैं। देखिए, मैंने NCERT में जो जो डाटा थे वो इस बुक के अंदर है वो ऐड कर दिए, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी। अब उसके बाद हमें राष्ट्रीय आय से संबंधित जो परिभाषाएं दी गई है वो देख लेते हैं। आपको ये परिभाषाओं का रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल एक दो बार नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि राष्ट्रीय आय से संबंधित कोई परिभाषाएं हैं वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ओके, देख लेते हैं हम कि मार्शल के अनुसार किसी एक देश का श्रम तथा पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक वस्तुओं व अभौतिक वस्तुओं का एक शुद्ध योगफल पैदा करता है, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। यह उस देश की वास्तविक शुद्ध वार्षिक आय या देश का राजस्व या राष्ट्रीय लाभांश होता है। यानी किसी एक देश में श्रम और पूंजी उसकी प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक वस्तुओं और अभौतिक वस्तुओं का एक जो शुद्ध योगफल होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं पिग्गू की, कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तु पर आय का वह भाग है जो कि इसे मुद्रा में मापा जा सकता है, और विदेशी से प्राप्त आय भी इसमें सम्मिलित होती है। यानी राष्ट्रीय आय समाज की वस्तु पर आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में माप सकते हैं, और विदेशों से प्राप्त आय भी उसमें सम्मिलित होती है। ओके, देखिए, उसके बाद हम हिंदू वृद्धि दर देखेंगे। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है, इसे आप ध्यान से देखिए कि इस अवधारणा का प्रतिपादन है प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम 30 वर्ष 1950 से 1980 3 दशक में हिंदू वृद्धि दर के नाम से संबोधित किया गया। यानी हिंदू वृद्धि दर क्यों कहा गया, मैं आपको बता देती हूँ कि 1950 से 1980 तक दशक के अंदर है भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही धीमी गति से फ्लो कर रही थी। इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आय को क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर कहा। ठीक है, नेशनल इनकम थी उसे क्या कहा? हिंदू वृद्धि दर कहा है। किसने कहा? राजकृष्ण के द्वारा 1950 से 1980 के दशक को। उसके बाद हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जानने से पहले हम GDP GNP ये देखेंगे। हम देखिए GDP किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान से देखना कि इसी से संबंधित अगले वो फैक्ट होंगे वो संबंधित होंगे। देखिए, सबसे पहले हम हैं GDP मार्केट प्राइस पर देख लेते हैं। पहले मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ, उसके बाद मैं बहुत ही सिंपल ढंग से उदाहरण के तहत आपको समझाऊंगी कि एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम बाजार मूल्य के योग को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी एक देश एक वर्ष में जितनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम मूल्य के योग को बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखिए, GDP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हिंदी में से बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। आपको ये परिभाषा है वो ध्यान से देखनी है, और एकदम इसी से संबंधित है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं।
देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जीडीपी का अर्थ होगा कि एक वित्त वर्ष में, यानी भारत का वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, देश की सीमा के भीतर है जो जितनी भी सेवाएं और वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे उस देश की हम जीडीपी कहेंगे, उसे हम उस देश की क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होगी। इसके अंदर कहा गया है कि जो NFIA है वो जुड़ी हुई नहीं होती है जीडीपी के अंदर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि NFIA क्या होता है। ओके, कि विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को किया गया भुगतान घटाने पर NFI प्राप्त होता है। यानी विदेशों से प्राप्त साधन आय माइनस विदेशों को किया गया भुगतान है, उन दोनों का जो घटाव किया जाता है उसके बाद जो प्राप्त होती है वो NFI कहेंगे। यानी कि NFIA निकालने के लिए बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद में से बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को घटा देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए कि अगर कोई भारत का एक व्यक्ति है, वो रूस के अंदर कार्य कर रहा है और उसकी इनकम है वो 10,000 रुपये होगी, यानी रूस के अंदर कार्य कर रहा है, उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। और रूस का व्यक्ति है वो भारत के अंदर कार्य कर रहा है और उसकी इनकम हो जाएगी 7,000 रुपये। जो हमारा NFI कितना होगा, इन दोनों को जो घटाव होगा, इन दोनों को घटाने पर जो हमें राशि प्राप्त होगी वो हमारा NFI होगा। हमारे 3,000 है वो NFI होगी। यानी भारत का व्यक्ति है वो विदेशों के अंदर है, अधिक इनकम ला रहा है, इसलिए हमारी है NFI है वो धनात्मक होगी। आगे मैं आपको और बता दूंगी कि NFI यानी जीरो होता है, अर्थात वर्ण व्यवस्था। NFI जीरो कब होगा, जब एक देश के द्वारा इतने प्रतिबंध लगा दिए जाएं कि ना ही उस देश के अंदर कोई कंपनी स्थापित होती है और ना ही उस देश के द्वारा है वो अन्य जगह पर अपने श्रमिकों या फिर अपने जो उद्योगपतियों को कंपनी लगाने के लिए जो इजाज़त दी जाती है। ओके, आगे देखते हैं हम कि हमेशा जीडीपी व जीएनपी बराबर होगा। जहाँ वन अर्थव्यवस्था होती है वह NFI जीरो होगा और जीडीपी और जीएनपी है वो बराबर। जीएनपी में आगे बताऊंगी आपको। देखिए मैं पूरा बताऊंगी आपको, आप ध्यान से देखिए और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। ओके, कि यदि NFI ऋणात्मक होता है तो जीएनपी की तुलना में जीडीपी अधिक होगा। जीएनपी क्या होगा, कम होगा और जीडीपी है वो अधिक होगा। अगर NFI है वो अगर है वो धनात्मक है तो जीडीपी से ज़्यादा क्या होगा, जीएनपी ज़्यादा होगा। एक बार मैं आपको दोबारा बता, देखिए मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा दूँ। देखिए हमारी देश की जीडीपी है वो 2,000 रुपये, हम एक बार छोटा डाटा लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ पाएगा। और भारत का एक व्यक्ति है वो अन्य किसी विदेश में कार्यरत है और उसकी इनकम है वो 1,000 रुपये है। यानी कि विदेश के अंदर हमारे देश की कंपनियाँ हैं, जितने भी श्रमिक है वो टोटल है 1,000 रुपये कमा रहे हैं। और जितने भी जो श्रमिक हैं या जितनी भी विदेशी कंपनी हैं वो हमारे देश के अंदर हैं वो 500 रुपये की जो इनकम कमा रहे हैं। इस कारण जो हमारा NFI में निकाला, जैसे इनका घटाव वो होता है NFI होता है, कितना होगा, 500 होगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि जीडीपी के अंदर है वो NFI है वो जुड़ी हुई नहीं होती। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस NFI होता है। हमारा NFI कितना होगा, 500 और जीडीपी कितना है 2,000 है प्लस 500 हम कर देंगे, हमारा जीएनपी है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 2,500 हो जाएगा, यानी 2,500 होगी। यानी हमारे देश में के लोग हैं वो ज़्यादा विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारी जीएनपी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर यही हमारा उल्टा होता तो कि भारत के लोग तो 500 कमा रहे हैं और विदेशी लोग हैं वो भारत के अंदर से कितना 1,000 रुपये है कमा कर ले जा रहे हैं, यानी 500 रुपये हमें जीडीपी के अंदर से घटाने होते। और उस केस के अंदर हमारी है वो जीडीपी तो 2,000 ही होती और जीएनपी है वो 2,000 से 500 घटाने के बाद 1,500 होती। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे भी मैं आपको समझा दूंगी। आगे हम देखते हैं कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, हम जीडीपी पिछला था उसके अंदर हम मार्केट प्राइस पर देखा था, हम फैक्टर कॉस्ट देखेंगे। देखिए मार्केट प्राइस का अर्थ होता है कि जो एक व्यक्ति को जो बाजार मूल्य पर जो वस्तु मिलती है उसे मार्केट प्राइस कहेंगे। फैक्टर कॉस्ट का अर्थ होता है एक जैसे कंपनी है उसके द्वारा जो किसी वस्तु को बनाने में जो लागत आती है उसे हम फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत है वो श्रमिक या जो कच्चा माल होता है उद्योगपति द्वारा किया गया जो वो व्यय या ब्याज सभी है वो शामिल होते हैं। और मार्केट प्राइस के अंदर है वो जो सरकार द्वारा है टैक्स लगाया जाता है वो मार्केट प्राइस में शामिल होता है। देखिए मार्केट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर हो जाएगा जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस जो टैक्स प्लस सब्सिडी। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंदर जो अंतर होता है वो आपको बता देती हूँ कि अगर फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है तो मार्केट प्राइस में से डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। यानी जो मार्केट प्राइस के अंदर है जो सरकार है वो टैक्स लगा रही है वो घटा देंगे और जो सब्सिडी दे रही है उसे जोड़कर हम फैक्टर कॉस्ट निकाल। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के आगे हमेशा अप्रत्यक्ष कर वाला निशान आएगा, अर्थात यदि अप्रत्यक्ष कर को घटाया जा रहा है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष भी
घटेगा तथा यदि अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जा रहा है तो शुद्ध अप्रत्यक्ष भी जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर है जीडीपी मार्केट प्राइस है माइनस इसके अंदर है जो टैक्स है वो घटाएंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है। इन दोनों को जो प्लस और माइनस के द्वारा हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले हैं वो एक समान ही। ओके, देखिए साधन लागत से अभिप्राय क्या होगा ये यहाँ पर बताया गया। आप ध्यान से देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट है लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कंप्लीट है जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार करूँगी और कोई भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगी। कि साधन लागत से अभिप्राय है कि उत्पत्ति के साधन श्रम हो गया, पूंजी होगी, भूमि होगी, साहस, मजदूरी, ब्याज, लागत और लाभ, इन सभी को जो इनका होता है उसे हमें क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, साधन लागत कहेंगे। जैसे पार्ले जी बिस्कुट है, इसके अंदर एक बनाने वाली कंपनी के द्वारा श्रमिक ने श्रम किया है, पूंजी लगाई है एक उद्योगपति ने, उस उद्योग के लिए भूमि है और उस उद्योगपति ने अपने साहस के द्वारा है उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। मजदूरी होगी इनका श्रमिकों का, और ब्याज हो गया पूंजी का, लगान हो गया भूमि का, और लाभ और साहस उद्योगपति ने भी अपने जो इनकम उन्हें लाभ की मंशा से लगाई है। इन सभी को जो लगाया जाता है उसे हमें फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। साधन लागत से अभिप्राय उत्पत्ति के साधन को किए गए भुगतान का योग है। बाजार मूल्य से साधन लागत निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटाएंगे तथा सब्सिडी को जोड़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस है वो इन जो टैक्स है प्लस सब्सिडी, फैक्टर कॉस्ट है बराबर मार्केट प्राइस है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। ओके, बाजार मूल्य निकालने के लिए जैसे मैंने पीछे बताया ये वही लिखा हुआ है। हम आगे देखते हैं कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इसके अंदर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, NDP मार्केट प्राइस है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा देते हैं। यानी जो जीडीपी थी, जीडीपी के अंदर जो मूल्यह्रास होता है, यानी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे कोई बाइक थी जो वो पिछले साल है वो बनाई गई, पर अगले साल क्या उस बाइक का जो मूल्य है वो वही होगा जिस साल वो बनाई गई थी। अगले साल उसकी कुछ तोड़ फोड़ हो सकती है या फिर उसकी घसाई भी हो सकती है, जिसके अंदर है जितनी भी वो बाइक है वो अब खराब हो चुकी है, जितना उसका जो मूल्य के अंदर गिरावट आई है उसे घटाने पर हम जीडीपी में से NDP प्राप्त करते हैं। कि मूल्यह्रास उत्पादन के दौरान पूंजीगत सामानों में आई गिरावट या मरम्मत पर किया गया खर्चा मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्यह्रास सकल और माइनस शुद्ध, सकल बराबर हो जाएगा शुद्ध प्लस मूल्यह्रास, शुद्ध बराबर सकल माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी मार्केट प्राइस, NDP मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास बराबर हो जाएगा। इसे घुमा रहे हैं आप देख रहे हैं जीडीपी का इधर लाने पर इसके अंदर है जो NDP है वो माइनस कर देंगे और हमें मूल्यह्रास प्राप्त हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ढंग से एक बार और बता देती हूँ। जैसे कोई एक बाइक थी वो 40,000 रुपये की थी और जीडीपी के अंदर है उसकी गणना है वो 40,000 में की गई, पर अगले हमें NDP निकालना है मार्केट प्राइस के अंदर, ये भी मार्केट प्राइस के अंदर था। अब क्या हुआ कि अगले साल है उसके अंदर है जो उसके कुछ मरम्मत कराने के लिए 10,000 है वो लगेंगे, इसलिए हमें उसके अंदर 40,000 में से 10,000 है वो घटा देने हैं। यानी अब हमारी NDP है मार्केट प्राइस पर क्या हो जाएगी, हमारी है NDP मार्केट प्राइस पर 30,000 हो जाएगी। ओके, देखिए हम आगे देख लेते हैं। आप हमने NDP है मार्केट प्राइस पर देखा है, हम फैक्टर कॉस्ट पर देखेंगे कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर घटाएंगे तो सब्सिडी को जोड़ देंगे, इसके द्वारा हमें NDP फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। यही जो हम जीडीपी के अंदर किया था ना कि टैक्स घटाएंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे, इससे हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, जीएनपी मैंने आपको पहले ही बता दिया है और एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखिए पूरी क्लास लेने के बाद है मैं आपको पूरे के पूरे हैं वो दोबारा समझा दूँगी। जो हमारे फैक्टर रहेंगे वो हमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम के अंदर पिछले साल जो क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। हम जो भी रह गए वो क्वेश्चन से देखेंगे पर पूरा सीखेंगे और एग्जाम के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर होकर जाएंगे। ओके, देखिए जीएनपी है एक देश एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करता है उसके अंतिम मूल्य के योग में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन NFI को घटाने पर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके अंदर जिससे मैंने आपको बताया था नहीं कि NFI है वो धनात्मक है तो जोड़ देंगे और ऋणात्मक है तो घटा देंगे। ओके, कि जीडीपी बराबर जीएनपी बराबर है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस NFI और जीडीपी बराबर है NFI माइनस, यानी ऋणात्मक है तो घटा देंगे और जो धनात्मक है वो जोड़ देंगे। NFI बराबर है हम निकाल सकते हैं कि जीएनपी माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट जब भी है आपको कुछ नहीं करना है कि उसके अंदर है वो टैक्स है वो करा देना है और सब्सिडी है वो जोड़ देनी है। अगले हम देखते हैं कि बाजार मूल्य पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। इसके अंदर एनएनपी पर मार्केट प्राइस में देखते हैं कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, जीएनपी जैसा कि आपने निकाला था उसके अंदर हमें मूल्यह्रास है वो घटा देंगे। एनएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी जैसा पीछे हमने निकाला था उसके अंदर है वो मूल्यह्रास से घटा देंगे। जीएनपी है मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस है प्लस मूल्यह्रास, यानी जीएनपी प्राप्त करना है तो एनएनपी में जो मूल्यह्रास से जोड़ देंगे, और जब हमें एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है तो जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा देंगे। मूल्यह्रास बराबर हो जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनएनपी मार्केट प्राइस। आपको मैं लास्ट बताऊंगी, जब भी जी और एन के अंदर है जो डिफरेंस देखा जाए तो हमेशा मूल्यह्रास का होता है। ओके, देखिए साधन लागत पर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हमें एनएनपी मार्केट प्राइस लेना है, उसके अंदर है और टी है और घटा देंगे, यानी टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। तो सैद्धांतिक रूप से किसी देश की राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट की होती है। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होता है, ब्याज होता है, मजदूरी होती है, लगान होता है और लाभ होता है। ओके, देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस है जीएनपी मार्केट प्राइस में कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लास्ट में आप एक बार रिवाइज करिएगा। देखिए मार्केट प्राइस के अंदर है, जीडीपी के अंदर है, मूल्यह्रास है वो शामिल होता है, तभी तो हम मूल्यह्रास को घटाकर है वो पी है एनडीपी निकालते हैं, और जीएनपी मार्केट प्राइस है उसके अंदर है मूल्यह्रास शामिल होता है, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, अनुदान है वो शामिल नहीं होता है। ओके, अनुदान है वो मार्केट प्राइस के अंदर शामिल नहीं होगा, और एनडीपी है वो मार्केट प्राइस प्लस जीएनपी मार्केट प्राइस के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स है वो शामिल होता है, मूल्यह्रास अनुदान है वो शामिल नहीं होता है। फैक्टर कॉस्ट जीडीपी के अंदर है वो मूल्यह्रास तो जीडीपी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में होता है, परंतु फैक्टर कॉस्ट के अंदर है अनुदान नहीं होता है, अनुदान है वो मार्केट प्राइस के अंदर होता है। जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है जिसके अंदर अनुदान भी होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है, एपेटेक्स कर रहे हैं वो नहीं। देखिए जो चीज़ बनाई जा रही है उसके अंदर एपेटेक्स नहीं होगा, जो जब वो चीज़ है मार्केट के अंदर जाती है तब उसके ऊपर है वो टैक्स लगता है। ओके, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर है वो अनुदान शामिल होता है और अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। जो भी कॉन्सेप्ट आज रहे हैं या फिर जो भी आगे की चीज़ रही है वो मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी उसके अंदर संपूर्ण है वो क्लियर करूंगी। अगली क्लास के अंदर है हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, और इस राष्ट्रीय आय से संबंधित एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम व्यक्तिगत आय, पूर्वज आय, निजी आय देखेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि नेशनल इनकम के अंदर है कौन कौन से जो कार्य है उसे शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि किन किन मदों को शामिल किया जाता है, जैसे क्या विदेशों से प्राप्त उपहारों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है या पूंजीगत लाभ हो हानियों को शामिल किया जाता है। इसका मैं सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड करूंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।